नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में जो क्लास 11th और 12th का एग्जाम होता है, वहाँ पर बिहार स्टेट तो जो उसमें सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पर आपको अलग अलग पूछा जाता है। जैसे जूलॉजी का अलग पेपर होता है और बायोलॉजी बॉटनी का अलग पेपर होता है। तो इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे, जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आप सब इसका पार्ट 1 है, इसमें 30 क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट में पूरा जितना क्वेश्चन है पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और वीडियो का जो क्वेश्चन है वह सब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सबका सही हो रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके सामने यहाँ पर देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आसिलोमेट की विशेषता क्या है। आसिलोमेट की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेसोडर्म की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी नोटोकार्ड की अनुपस्थिति, और ऑप्शन नंबर सी सीलोम जो मेसोडर्म से पूर्ण रूप से घिरा होता है, और ऑप्शन डी आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। इंग्लिश में आप सब देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलोमेट्स। Absence of mesoderm. Option number B. Absence of notochord. Coelom completely lined by the mesoderm. Solid body without cavity around internal organs. तो इनमें से कौन सा राइट हो। जैसा कि जानते हैं कि जो आसिलोमेट होता है, आसिलोमेट में आपका जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म आपका एब्सेंट होता है, मेसोडर्म इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगर हम इसके परत की बात करते हैं, 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है। पहला भाग बात करते हैं इक्टोडर्म हो गया, दूसरा मेसोडर्म, और तीसरा जो हो गया एंडोडर्म हो गया ना। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 भागों में डिवाइड है। तो इसमें जो मेसोडर्म होता है, सेकेंड वाली लेयर, इसमें एब्सेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने। सैलामेंडर किस वर्ग का है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है सैलमेंडर बिलोंग्स टू व्हिच क्लास। तो इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सैलमेंडर बिलोंग्स टू द व्हिच क्लास, किस क्लास से मिलान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप और उभयचर। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देखेंगे सैलमेंडर बिलोंग्स टू व्हिच क्लास, फिशेज, एवियन, रेप्टिलिया और एम्फेबिया। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका उभयचर होता है वह सैलमेंडर के क्लास से बिलोंग करता है। तो ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सबको आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी सिलेंट्रेटा, और ऑप्शन नंबर सी रोटीफेरा, ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। इंग्लिश में देखेंगे फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच ग्रुप। एनेलिडा, सिलोन, सिलेंट्रेटा, रोटीफेरा और इकाइनोडर्मेटा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों तो इनमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये एक आंसर इसमें गलत आ गया है। तो एनेलिडा सिलेंट्रेटा यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, इसमें आ जाएगा प्लेटी हेलमिंथेज। तीसरे ऑप्शन में आ जाएगा आपका प्लेटी हेलमिंथेज, जो कि ये आपका आंसर गलत है। सी वाला गलत है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी हेलमिंथेज इज द राइट आंसर। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेकिन जो यहाँ पर रोटीफेरा है ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी
प्लेटी हेलमिंथेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। जो आपका फाइलम पोरीफेरा है, यहाँ पर देखेंगे फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। शाखाओं के आधार पर किया गया है कि सममित के आधार पर किया गया है, कंटकों स्पिक्यूल्स के आधार पर, या जनन के आधार पर किया गया है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में, फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रांचेज, सिमेट्री, स्पिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बताएंगे। जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटक स्पिक्यूल्स के आधार पर होता है। कंटक या स्पिक्यूल्स के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैनाल प्राणी किस कारण विकसित होता है। जो आपका कैनाल प्राणी होता है वह किस कारण से विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका झरझरा शरीर दीवार, जठर वाहिका तंत्र, जनन, भीतरी दीवारों का मोड़ना। द कैनाल सिस्टम डेवलप ड्यू टू व्हिच फीचर, पोरस बॉडी वॉल, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, रिप्रोडक्शन, फील्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पोरस बॉडी वॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका झरझरा शरीर दीवार होता है वह इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपका डी वाला होगा दोस्तों, भीतरी दीवारों को मोड़ना। फोल्डिंग ऑफ द इनर वॉल्स, फोल्डिंग ऑफ द जो कैनाल प्राणी होता है स्पंज का, जो कैनाल प्राणी होता है किस कारण से विकसित होता है, फोल्डिंग ऑफ द इनर वॉल्स के कारण विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सही जोड़ों का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जोड़ा है, सही जोड़ों का चयन कीजिए। अगर यहाँ आप हम सही जोड़ों की बात करते हैं तो सही जोड़ों में आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्थ्रोपोडा रजत मछली, सिनिडेरिया जेलीफिश, इक्याइनोडर्मेटा कटल फिश, मोलस्का और तारामीन। चॉइस द करेक्ट पेयर ऑफ द आंसर, आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश, सिलेंट्रेटा जेलीफिश, इक्याइनोडर्मेटा कटल फिश, मोलस्का स्टार फिश। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है मोलस्का जो है स्टार फिश में नहीं आता है, मोलस्का जो है स्टार फिश में नहीं आता है, इक्याइनोडर्मेटा कटल फिश में नहीं, और जेली फिश जो है सिलेंट्रेटा में नहीं आता है। जो इसका करेक्ट हो जाएगा आर्थ्रोपोडा जो है, इसको सिल्वर फिश के नाम से भी कहते हैं, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। इन विच ग्रुप इज द पॉलिप, क्या इन विच द ग्रुप ऑफ पॉलिप, इन विच द ग्रुप ऑफ पॉलिप इज एब्सेंट है ना। एंथोजोवा, हाइड्रोजोवा, स्काइपोजोवा, कैलकेरिया। तो किस समूह में पॉलिप नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया एंथोजोवा, हाइड्रोजोवा, स्काइपोजोवा या कैलकेरिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इज द राइट। कैलकेरिया जो होता है आपका पॉलिप नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेट की विशेषता नहीं है। नोटोकार्ड, एक्सोस्केलेटन, पृष्ठीय खोखली, तंत्रिका रज्जु, ग्रसनी गिल स्लिट्स। और यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट्स। नोटोकार्ड, एक्सोस्केलेटन, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लाइड्स ना। तो नोटोकार्ड यह है कि एक्सोस्केलेटन, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु या ग्रसनी गिल स्लाइड। इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो निम्नलिखित जो कार्डेट होते हैं, कार्डेट की कौन सी विशेषता नहीं, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, क्या एक्सोस्केलेटन इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हैग फिश और लैम्प्रो किसके उदाहरण हैं। हैग फिश जो आपका होता है और जो लैम्प्रे होता है वो किसका एग्जाम्पल है। असली मछली जिसे आप बोलते हैं ट्रू फिशेज, सरीसृप, उभयचर, जबड़े रहित मछलियाँ ना।
हैग फिश एंड द लैम्प्रे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या जॉलेस फिशेज ना। तो इनमें जो आपका राइट आंसर जो है आपका हैगफिश और लैम्प्रे होते हैं, किसका उदाहरण? जबड़े रहित मछलियों के उदाहरण हैं। जिस मछली में आपके जबड़े नहीं पाए जाते हैं, मतलब गम, जिस मछली में आपके गम ना जबड़े नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जॉलेस फिशेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था सब। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सही संयोजन है? निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है? नियोसेराटोड्स उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, लेपिडोसिस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, प्रोटोप्टेरस दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ना। नॉकरेटोटोडस नॉर्थ अमेरिका में, लेपिडोसिस ऑस्ट्रेलिया में, प्रोटोप्टेरस साउथ अफ्रीका में। नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रोटोप्टेरस होता है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। हाँ, तो जो प्रोटोप्टेरस होता है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट एनल टेल कार्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। आपको बताना है जो कि पोस्ट एनल टेल होता है उनमें एक कौन सी विशेषता पोस्ट एनल टेल में पाई जाती है? इस अवस्था में भ्रूण विकास, लार्वा चरण, वयस्क अवस्था या भ्रूण का विकास। यहाँ पोस्ट एनल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डेट प्रेजेंट द ड्यूरिंग ना एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज, एडल्ट स्टेज और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो इनमें से कौन सा आपका जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये ऑप्शन गलत है, इसमें नहीं होता है। एडल्ट स्टेज में नहीं, लार्वा स्टेज में भी नहीं। आपका जो ये पोस्ट एनल स्टेज होता है वो कौन से किस चरण में आता है? एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में आता है, भ्रूण विकास में आता है। जब भ्रूण का विकास होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है? Which of the following is a unique feature of vertebrates compared to the other chordates? इसमें कह रहा है कि जो आपका यूनिक फीचर होता है वर्टिब्रेट्स का, उसमें आपका अदर कार्डेट से क्या अलग है? तो ऑप्शन नंबर ए नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स और डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो नोटोकॉर्ड, हिंदी में नोटोकॉर्ड हो गया, ग्रसनी स्लिट्स से पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु और कशेरुक स्तंभ है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कशेरुक स्तंभ है। जो कि वह उनसे अलग डिफरेंस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यह आपका अलग होता है, कार्डेट से यूनिक फीचर में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? यहाँ पर देखेंगे तो प्रोटोप्टेरस जो है मछली और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। क्या? मछली और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। स्फिनोडॉन जो है सरीसृप और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। चिमेरा बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कली है। तो इनमें से आपको बताना है क्या गलत है। आपको गलत मिलान का पहचान करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इनकरेक्ट मैच? प्रोप्टेरस जो है लिंक बिटवीन द फिश एंड द एम्फीबियंस। स्फिनोडॉन लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। आर्कियोप्टेरिक्स लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। चिमेरा जो है लिंक बिटवीन द बोनी फिशेज एंड द रेप्टाइल्स। ये जो आपका फिशेज एंड द एम्फीबियंस है यह सही है प्रोप्टेरस में। और ऑप्शन नंबर बी दी स्पिनोडॉन लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस से भी सही मिलान करता है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, यह भी राइट आंसर है। लेकिन जो चौका चिमेरा है बिटवीन द बोनी फिश एंड द रेप्टाइल्स से इससे मिलान नहीं करता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने है दोस्तों। जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए? आपको बताना है कि जबड़े जो हैं सबसे पहले किस कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए? इन विच द ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट डिड जॉ द फर्स्ट इन्वॉल्व? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। इंग्लिश में आप देखेंगे फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, बर्ड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। जबड़े जो होते हैं या किसमें आपके सबसे पहले किस समूह में विकसित होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जबड़े आपका होता है वह सबसे पहले जो होता है मछलियों में विकसित होते हैं। जो आपका जबड़े होते हैं सबसे पहले मछलियों में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को क्या कहा जाता है? निवास स्थान कहा जाता है, आदत कहा जाता है, नीच या बायोम। द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग एंड द ऑर्गेनिज्म और ए कम्युनिटी इज कॉल्ड हैबिटेट, नेच और बायोम। तो आपके किसी भी प्राकृतिक निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है, निवास स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की विशेषता नहीं है। जन्म दर, ऑप्शन नंबर ए जन्म दर, मृत्यु दर, स्तरीकरण, लिंगानुपात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन? आपको बताना है कि जनसंख्या में कौन सी विशेषता नहीं है ना। जो आपका बर्थ रेट होता है यह तो होता है, बर्थ रेट होता है, जन्म दर होता है, मृत्यु दर भी होता है। आपको इसमें जो पॉपुलेशन होता है ये भी देखने को मिलता है, सेक्स रेशियो जो होता है यह भी देखने को मिलता है, लिंगानुपात। लेकिन आपका जो स्तरीकरण किया जाता है, स्तरीकरण में आपका नहीं आता है। स्तरीकरण जो होता है इसमें आपको जनसंख्या की विशेषता नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्तरीकरण जो आपका है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है। आपको बताना है कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ऊपरी परत में शामिल है, नेकटन शामिल है, प्लैंकटन या दोनों ए और बी, बैंथोस। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या एक्वाटिक इकोसिस्टम ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम द इंक्लूड्स, नेकटन हो गया, प्लैंकटन हो गया, बोथ ए और बी दोनों, या बेंथोर्स हो गया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे ऊपरी लेयर नेकटन भी प्रेजेंट होता है और प्लैंकटन भी उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है? किसी संपूर्ण समुदाय क्या कहा गया है? किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में क्या कहा गया है? क्या ऑटोकोलॉजी कहा गया है, क्या ऑटोकोलॉजी कहा गया है, या साइकोलॉजी कहा गया है, संसाधन पारिस्थितिकी या अंतरिक्ष पारिस्थितिकी? तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से आप बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे द स्टडी ऑफ एन इंटायर द कम्युनिटी इन रिलेशन टू दिस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आर्टकोलॉजी, सिंकोलॉजी, रिसोर्स इकोलॉजी या स्पेस इकोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंकोलॉजी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही इज द राइट आंसर। सिंकोलॉजी जो है यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने, पारिस्थितिक उत्तराधिकार, क्या पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है, चरम बिंदु कहा जाता है, नगनीकरण या शेरे कहा जाता है। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। एक्सिस कहा जाता है, क्लाइमेक्स या न्यूडेशन या शेरे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शेरे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप क्या है? जो नाइट्रोजन होता है आपका, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो उपलब्ध रूप होता है प्रेजेंट टाइम में जो उसमें पाया जाता है उसका एक प्रकार से कह सकते हैं दूसरा रूप क्या है? नाइट्रोजन ही है कि NH3 है या NO2 नेगेटिव है या NO3 नेगेटिव है? द अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स इज N2, NH3, NO2 या NO3। जो आपका NO3 है या आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन गुर्दे को दूरस्थ घुमाकर कौन सा हार्मोन गुर्दे को दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? यह सब जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, इसमें से अलग क्वेश्चन नहीं लिया गया है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो which hormone is the responsible for the regulation water reabsorption in the distal convoluted tubules and the collecting ducts of the kidney? तो इनमें से कौन सा राइट? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है या एल्डोस्टेरोन है, या कहेंगे आपकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एडीएच है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो आपका एंटी डाययूरेटिक एडीएच हार्मोन होता है वही इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है? जो आपका हार्ट होता है, द कंट्रैक्शन प्ले फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड। कार्डियक साइकिल को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, अलिंद विध्रुवण कहते हैं या वेंट्रिकुलर विश्राम कहते हैं? डायस्टोल, सिस्टोल, एंट्री डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ना। जो आपका हृदय का चक्र होता है या आप कह सकते हैं कार्डियक जो साइकिल होता है उसे कहते हैं सिस्टोल ना। कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड सिस्टोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या एक एंजाइम से पैनक्रियास को लेकर कि कौन सा, मतलब पूछा गया है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपको पेट में पेप्सिनोजन और उसके सक्रिय रूप से पेप्सिन में परिवर्तित करता है? एमाइलेज परिवर्तित करता है या ट्रिप्सिन करता है या लाइपेज या सीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड? Which enzyme converts the pepsinogen into the active form pepsin in the stomach? Amylase, trypsin, lipase या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका पेप्सिन होता है, जो आपका मतलब पेप्सिनोजन होता है सक्रिय रूप में कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ उसे सक्रिय रूप में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान या आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया सेक्सुअल हार्मोन से लेकर। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? अब हार्मोन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध के या कह सकते हैं दूध को बढ़ाने के लिए, दूध को निष्कासित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है या प्रोजेस्टेरॉन? Which hormone is responsible for the stimulating uterine contraction during childbirth and milk injection during the breastfeeding? तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका जो, जैसा कि जानते हैं जो आपका दूध होता है, दूध के निष्कासन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन के कारण ही आपका जो दूध का निर्माण होता है वह इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सांस लेने के लिए मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है क्या? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसे सांस लेना, हृदय की गति या रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनिमय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है या सेरेबैलम होता है, सेरिबैलम होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है या हाइपोथैलेमस होता है?
Which part of the brain is responsible for the regulating basic bodily functions such as the breathing, heart rate, and the blood pressure? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा या हाइपोथैलेमस? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के 3 ब्रेन होते हैं। मस्तिष्क के 3 ब्रेन होते हैं, तो इनमें से जो आपका मस्तिष्क में जैसे जो आपको सांस लेने का कार्य और हृदय की गति या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मतलब करने में मदद करता हुआ क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा या आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। और जो आपका मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से में होता है? एक तो हो गया अग्र मस्तिष्क, एक हो गया मध्य मस्तिष्क और एक हो गया पश्चिम मस्तिष्क ना। ये आपके 3 मस्तिष्क पाए जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। एक्शन पोटेंशियल का किस चरण में सोडियम का कोशिका में प्रवेश ध्रुव डिपोलराइजेशन का कारण बनता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें किस चरण में सोडियम का जो कोशिका में प्रवेश होता है डिपोलराइजेशन का कारण होता है? विश्राम चरण या विध्रुवण चरण या पुनर्ध्रुवण चरण? ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ द एक्शन इन द पोटेंशियल डज द इन्फ्लुएक्स ऑफ सोडियम इनटू द सेल कॉजेज ऑफ द डिपोलराइजेशन? क्या बताना है आपको? डिपोलराइजेशन। तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो डिपोलराइजेशन जो फेज होता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। स्तनधारियों का तंत्र न्यूरॉन के माध्यम से आपको बताना है कि स्तनधारियों का तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों संसाधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? एक्सॉन करता है, डेंड्राइट करता है, रडवियर के नोड्स या न्यूरोलिम्पा करते हैं? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका डेंड्राइट होता है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। अक्षतंतु एक्सॉन के प्रत्येक शाखा किसमें प्राप्त होती है? क्या एक्सॉन के प्रत्येक शाखा किसमें प्राप्त होती है? सिनेप्टिक नॉब में होता है, वेजिकल्स में होता है, ट्यूब्यूल्स में होता है या एक अन्य कोशिका में होता है? ईच ब्रांच ऑफ द एक्सॉन एंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिनेप्टिक नोब, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स या अनदर सेल ना। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो सिनेप्टिक ना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो सिनेप्टिक नोब होता है आपका इसमें पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 29। आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है? क्या आपसे पूछा गया है कि जो एक न्यूरॉन होता है आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है? इंटरसेलुलर जंक्शन के द्वारा, इंटरसेलुलर जंक्शन के माध्यम से, टाइड जंक्शन के माध्यम से या कैंप जंक्शन के माध्यम से या सिनेप्सिस के माध्यम से? How are the impulse transmitted from the neuron to another? Through the intercellular, क्या through the intercellular junction, through the tight junction, through gap junction, through synapse? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिनेप्सिस के माध्यम से। क्या सिनेप्सिस के माध्यम से? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थ्रू द सिनेप्सिस। तो यह आपका 30 क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS आपको बताना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं कौन सी है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है या सैटेलाइट कोशिकाएं हैं या एस्ट्रोसाइट्स हैं, श्वान कोशिकाएं हैं? Which the supporting cells from the myelin sheath into the peripheral nervous system ना। ओलिगोडेंड्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स या श्वान सेल्स? तो इससे जो आपका यह आंसर जो यह आपका आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए और हाँ बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में से 30 में से कितना आपका इसमें से आंसर सही हुआ। और हाँ दोस्तों, आप सभी चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारों के साथ। और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।